पड़ोसी भारत को हजम नहीं हो रहा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपनी सिफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जुबान का इस्तेमाल किया है। गुज़िश्ता रोज एक ऑल पार्टीज इजलास में उन्होंने जो बयान दिया उसकी भारत के अंदर भी मुजम्मत हो रही है। ये बयान इस वजह से भी है कि नई दिल्ली अपने आप को इस वक्त दुनिया में बिल्कुल इर्रेलिवेंट जो है वो महसूस कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र काबिल एतमाद एक सिफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। भारतीय वजीर खारजा ने सिफारती आदाब को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो बयान दिया, ऐसा लगता है वो भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए और अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए है। भारत एक प्रोपेगेंडे के जरिए अपने आप को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है, लेकिन हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उस वक्त भी जो हालात है और फिर मौजूदा ईरान, अमेरिका, इसराइल की सूरत हाल में भारत का ये जो ख्याली महल है कि वो एक बड़ी मिलिट्री, मौशी और सियासी ताकत है, वो जमीन पर आ रहा है। दुनिया दूसरी तरफ पाकिस्तान को खित्ते के एक अहम मुल्क के तौर पर जो है वो देख रही है और खित्ते में जो भारत का वाहिद इत्तेहादी है वो ऐसा लगता है अफगानिस्तान का तालिबान रजीम ही बचा है। दूसरी तरफ भारत ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को खराब करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी हैसियत, खित्ते में जो उसकी हैसियत थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। नरेंद्र मोदी ने जंग के आगाज से एक रोज पहले इसराइल का दौरा करके यह साबित कर दिया कि वो इस जंग में किसके साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें खुद भी सुबकी का सामना करना पड़ा है। इस सब के बावजूद बड़ी ताकतें बशमूल अमरीका उन्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब दीगर ममालिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं तो ये जो बयानात हैं ये भारत के अदम तहफ़्फ़ुज़ और इसकी बढ़ती हुई सिफारती कमजोरी का भी सबूत है। इस्लामाबाद में इस वक्त सालिसी की कोशिशों के हवाले से क्या सरगर्मियां हैं, क्या बात हो रही है, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी और सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार फ़हद हुसैन इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। फ़हद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। मैं सबसे पहले तो जानना आपसे ये चाहता हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो क्या एक्टिविटी हो रही है? बहुत सारी क़यास आ रही हैं कि इन मुज़ाकरात में जो है वो रोल क्या है, सहूलतकारी कर रहे हैं, महज पैगामात पहुंचा रहे हैं या इससे बढ़कर भी कुछ है? जो इस्लामाबाद में इस वक्त हो रहा है, सबसे पहले तो मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं क्या एक्टिविटीज हैं और तवक्कुआत इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से क्या है? जी रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, चंद चीज़ें तो हैं, उनका तो हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक उनमें यानी हकायक पे मबनी है और कुछ इस तरह के मामलात हैं जो मेरे ख्याल में जिनके ऊपर क़यास राई ज़्यादा हो रही है या तज्ज़िया तबसरा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फैक्ट्स थोड़े से कम हैं। अच्छा, व्हाट डू वी नो, हमें अभी तक मालूम क्या है? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो कन्फर्म्ड है। वो पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्वीट ने किया, कंफर्म किया, फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसको रीपोस्ट किया उसने कंफर्म किया और अब नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने भी एक्स पर पोस्ट करके ये कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो जो मैसेजेस हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान उनको पास कर रहा है। तो यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से एक लीड रोल अदा कर रहा है। उसको आप सालिस कह लें या उसको मीडिएटर कह रहे हैं, उसको फैसिलिटेटर कह रहे हैं, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ये काम दोनों जो फरीकैन हैं उनकी रजामंदी से कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात रहमान ये कि अच्छा, अब इसके जरिए क्या कुछ वाकई में कुछ पेशरफ्त हो रही है? क्या इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के जो हुक्काम हैं वो मुलाकात करेंगे? यहां पे मेरे ख्याल में फैक्ट्स कम हो जाते हैं, तबसरा ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान जो है वो एक लीड किरदार अदा कर रहा है, उससे यह बात तो वाज़ेह होती है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो रोशन इम्कान है कि वो पाकिस्तान उनका होस्ट होगा। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की और ईरान की पोजीशंस हैं उनमें इतना ज्यादा फासला है कि फौरी तौर पर ये कहना कि जी अगले 2-3 दिन में कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कबल वक्त है। तो सिचुएशन कुछ इस वक्त आज के दिन मुझे तो ये नजर आ रही है। राइटली, खबरसां इदारे ये तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी जिस पर अमेरिका ने दो ईरानी जो उनके एक तो स्पीकर हैं और दूसरी तरफ उनके वजीर खारजा हैं जो हिट लिस्ट थी
उससे जो है वो हटा दिया है। तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको लगता है सिर्फ अमेरिका की हद तक ही है, या दूसरी तरफ ईरान के ऊपर भी है कि कोई मिडिल ग्राउंड इस वक्त तलाश करने में पाकिस्तान जो है वो कोई मदद कर सकता है इन मुज़ाकरात के हवाले से? इस वक्त ईरान जो है वो ये समझता है और ठोस वजूहात की बिना पे ये समझता है कि वो ड्राइविंग सीट पर है। अगर आप जो जो सूरत हाल है उसको देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो उनका कब्जा है या उनका जो कंट्रोल है, उससे वो इस डायरेक्शन ऑफ वॉर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहना कि कोई एक मुल्क जो है वो ईरान को ये रजामंद कर ले कि वो मुज़ाकरात पे आ जाए, शायद ये पॉसिबल ना हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो इस मशवरे पर कि उसको अच्छे टर्म्स मिल सकते हैं। अब यहां पे जो है वो पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए इस वक्त जितने भी अहम ममालिक हैं वो या तो डायरेक्टली इस जंग में कि में फरीक बने हुए हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑफ कोर्स अमेरिका और इजराइल तो है ही हैं, या वो हैं जो ईरान से उनका जो एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो दूर का, मतलब रूस हो गया या चीन हो गया। पाकिस्तान ईरान का हमसाया भी है, सऊदी अरब अमेरिका से उसके करीबी ताल्लुकात हैं, इजराइल से उसका बड़ा अच्छा ट्रस्ट का एक रिश्ता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर कोई ईरान को मुज़ाकरात पे रजामंद कर सकता है या कम से कम उस तरफ धकेल सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो मेरा कहने का मतलब रहमान ये कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मुल्क के कहने पे ईरान अपना फैसला करेगा, लेकिन इस वक्त जिन ममालिक की ईरान बात या मशवरा सुन रहा होगा उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त होगा। और ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, अब इसके अलावा तुर्की और मिस्र है, मिस्र ने भी पेशकश की है कि वो भी होस्ट करने को तैयार है, तो आपके ख्याल में ये कंबाइंड एफर्ट्स हैं इन तीनों की, या फिर अपने अपने तौर पर कहीं अपना असर इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए इन मुज़ाकरात के हवाले से? मेरे ख्याल में ये बात तो बहुत हद तक क्लियर है कि ये कंबाइंड एफर्ट है, और उसका सबूत यह है कि कई हफ्तों से ये खबरें आ रही हैं कि ये तीनों ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं या और जो रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपस में मुशावरत भी कर रहे हैं, उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है। ये भी जहन में रखिए कि गज़ा के मामले पर और जो फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस का मामला हुआ, और उससे पहले जो ट्रंप साहब से जो UN जनरल असम्बली के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान की मुलाकात हुई, उसमें पाकिस्तान और तुर्की और मिस्र और उस वक्त जॉर्डन या सऊदी अरेबिया या UAE या कतर, ये एक ब्लॉक की तरह ये आपस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और कंसल्टेशन तो चल रहा है। अब उसमें क्योंकि बाकी जो गल्फ रीजन्स तो इस जंग का हिस्सा बन गए, तो इसलिए मेरे ख्याल में मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान का रोल और ज्यादा अहम हो गया है, और उसमें जो एक म्यूचुअल कंसल्टेशन है मेरे ख्याल में वो एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है। अच्छा, अब उससे जुड़ा हुआ एक अहम सवाल ये है कि इसमें फिर पाकिस्तान जो है वो लीड में क्यों है, और मेरे ख्याल में उसकी एक बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान एक बड़ा अहम हमसाया भी है, सऊदी अरेबिया से जो हमारा रिश्ता है वो बड़ा एक क्रूशियल चीज है, लेकिन आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली जो अमरीकी सदर का और पाकिस्तानी क़यादत का जो एक पर्सनल लेवल पे जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बना है वजीर आजम शहबाज शरीफ से और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, आई थिंक दैट इज प्लेइंग अ रोल ऑल्सो। और इसलिए आप देखें कि जगह जगह ये जिक्र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो क़यादत और खुसूसन जो फील्ड मार्शल हैं वो किस तरीके से एक सेंट्रल मीडिएटर बने हुए हैं इस इतनी बड़ी जंग के अंदर। ठीक है, लास्टली है तो ये इररेलेवेंट सी स्टेटमेंट, और लोग भी इररेलेवेंट है, ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इंडियन इतने फ्रस्ट्रेटेड जो है वो क्यों नजर आ रहे हैं इस सारी सूरत हाल या इस्लामाबाद के इस किरदार के हवाले से? अच्छा रहमान, एक तो सीधी बात है कि पिछले तकरीबन 48 घंटे से जब ये खबर ब्रेक हुई है कि पाकिस्तान जो है वो एक अहम तरीन सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया, और ये भी बात हुई कि जी पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, पाकिस्तान मेज़बान ही कर सकता है, तो इंडिया के अंदर जो एक सफ़े मातम बिछा हुआ है, मैं तो कम अज़ कम उसको बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। और मैं जो इनके जो मीडिया को देख रहा हूँ, इनके जो वो मस्खरा नुमा एंकर्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, तो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम रियली एंजॉयिंग द वे दैट दे आर
कंप्लीट एक मेल्टडाउन हो रहा है। अच्छा, अब उस मेल्टडाउन का इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कहीं और तो में नजर आनी है। तो ये जो इनके वजीर खारजा हैं जयशंकर, इनका जो जिक्र किया, मैं पहले तो बड़ा शॉक हुआ रहमान के ये किस तरह का बयान इसने दे दिया। फिर मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि नहीं, इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया की हालत है, जिस तरीके से वो पूरा उनका मुल्क, उनकी हुकूमत, उनका माशरा, उनका मीडिया जो है वो एक जवाल पजीर है, उसमें जयशंकर का इस तरह घटिया तरीन बयान आना जो है, ये सिर्फ जो है उस बात को कंफर्म और रीइंफोर्स करता है कि इंडिया जो है वो एक बड़े सीरियस जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है। और वो उस क्राइसिस में जो ये जो एक तरीके से वो उनका जो हर हवाले से जो एक मेल्टडाउन हो रहा है, उसमें जितनी पाकिस्तान की जीत है उतनी उनकी हार है। तो जयशंकर साहब जिस तरह के घटिया तरीन बयान देकर सिर्फ अपनी जहनियत को और अपनी हुकूमत की तरजीहात को एक्सपोज कर सकते हैं, हमें उससे और को ज्यादा नुकसान नहीं होता, हमें फायदा